हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जी के ओशियन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशियन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने जी के ओशियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और आपसे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, मेंबर्स को ओथ दिलाना। ठीक है, अगर बात की जाए लोकसभा में, तो अगर लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है तो ये बात बताई गई है आर्टिकल 94 में। अगर विधान सभा में बात की जाए तो ये बताई गई है आर्टिकल 180 पार्ट 1 में। आपको एक चीज़ और याद कर लेना है कि अगर लोकसभा में इनका जो चुनाव, इनका जो अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट द्वारा होता है, और अगर बात की जाए विधानसभा में तो गवर्नर के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले संविधान संशोधन के तहत। और ये पहला संविधान संशोधन हुआ कब था, तो ये हुआ था 1951 में। ठीक है, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और इसी के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। बात की जाए यहाँ पे जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2003 में। अगर बात की जाए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो ये हुआ था 1978 में। और 50 ये वाला बात की जाए तो ये हुआ था आपका 1985 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। यहाँ बात हो रही इम्पीचमेंट की। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। देखिए, प्रेसिडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चाहें तो उस वीडियो को ज़रूर दे सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, ये चलाया था आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, यहाँ बात की जाए, यहाँ पे दिया हुआ आर्टिकल 76 यानी कि आर्टिकल 76 ये बताता है किसके बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और इनका कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता, इनका टाइम पीरियड जो है डिसाइडेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में शामिल होते हैं कौन कौन। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। पार्लियामेंट तीन से मिलकर के बना होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग याद कर लीजिए, मैंने हमेशा बताया है इनके लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 35। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया भी गया और 61 में इनके इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है। देखिए, आपको एक आर्टिकल याद कर लेना है 361। इसमें यह बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो भी डिसीज़न लेगा वो जो है किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं होगा। मतलब वो जो है किसी कोर्ट में इसके लिए उनको सफाई नहीं देनी पड़ेगी कि हमने ये डिसीज़न लिया है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। तो ये हटा सकते हैं कौन, ये है राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, पॉलिटी के सेक्शन में बात की जाए तो प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिए कौन सा कथन असत्य है। तो पहला दे रखा है कि राज्यपाल में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पहला हमारा सही है। दूसरा दिया हुआ है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये
कथन आपका असत्य है या सत्य है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कथन सत्य है या असत्य। बहुत ही ईजी है, मैंने आपसे पूछा है, इसको आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और बात की जाए यहाँ पे राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। इस क्वेश्चन के बारे में आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या है। मैंने आपसे कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर ध्यान देना है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्य, राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो ये कब लगाया जाता है? जब राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, जब राज्यपाल की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, जब राज्य में चुनाव की घोषणा कर दी जाए, जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जाए। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया, तो इन 2 क्वेश्चन को आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आपको नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में या नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 48, ठीक है। आर्टिकल 48 के तहत गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है। यहाँ बात की जाए आर्टिकल 49 की, तो आर्टिकल 49 बताता है स्मारकों के संरक्षण में, ठीक है, मोन्यूमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। और आर्टिकल 40 बताता है ग्राम पंचायत के बारे में। आर्टिकल 51 बताता है इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता होते हैं इनके बारे में। सभी आपको अच्छे से याद कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 6 स्वतंत्रता को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए, वीकली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो इसका पार्ट 4 आज चैनल पे अपलोड किया गया है, तो आप वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन को ज़रूर देखेगा। उसमें इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे हमेशा बताया कि मध्य प्रदेश भारत का सेंट्रल स्टेट है, जिसको भारत का दिल भी कहा जाता है, और यहाँ सोयाबीन के उत्पादन में बहुत ही आगे है, नंबर 1 पर है भारत में बात की जाए तो। अगला क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे जिस दिन मनाया जाता है वो आपको डेट बतानी है। तो ये मनाया जाता है 28 मई को। एक आपको फैक्ट याद कर लेना है, जो 2019 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत की रैंक थी 102, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित पुहोन, ठीक है, पुहोन ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हवाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया, तो क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको अच्छे से याद कर लेना है, और ये फैक्ट है हमारे। देखिए, इससे पूर्व इसके पास स्थित माउना लोआ को सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता था, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक ज्वालामुखी का आकार जानने के लिए इसके नीचे पानी मौजूद पत्थरों का रासायनिक विश्लेषण किया, उस पर रिसर्च किया, और इसके अलावा पुहोन ज्वालामुखी के आकार का पता लगाने के लिए उसके नीचे मौजूद समुद्र तल का सर्वे भी किया गया, ठीक है। इस सर्वे में यह पाया गया कि समुद्र के नीचे स्थित यह ज्वालामुखी माउना लोआ से आकार में 2 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। यह लगभग 171 मील लंबा और 56 मील चौड़ा है। यह लगभग पूरी तरह से जलमग्न है, ठीक है। इसकी सिर्फ 170 फीट ऊंची चोटियां ऊपर दिखाई देती हैं। इन दोनों चोटियों की खोज 1820 में अमेरिका के वेलिंग शिप ने की थी। तो ये सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना, इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, 27 मई 2020 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो ये हैं कौन? ये हैं मार्कोस ट्राइजो, ठीक है। ऑप्शन सी इज आवर
करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से भी आपको जान लेने हैं, जो कि है इनका कार्यकाल 7 जुलाई 2020 से प्रारंभ होगा। ठीक है, इस पद पर वो भारत के केवी कामत का स्थान लेंगे। ठीक है, किसका स्थान लेंगे? केवी कामत का स्थान लेंगे। और इसके साथ ही भारत के अनिल किशोरा एनडीबी के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। और कुछ आपको एनडीबी के बारे में जान लेना है। देखिए, एनडीबी या उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स द्वारा स्थापित एक वित्तीय संगठन है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 2014 को हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में। जैसा कि आपको पता है, शंघाई जो है चीन का सबसे बड़ा शहर है। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को। ठीक है, 29 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए, इसका मुख्य विषय वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 24 मई 1948 को स्थापित किया गया था। यह दिवस मनाने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अधीन कार्यरत शांति सैनिकों को शांति स्थापित करने हेतु उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2003 में मनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 मई को। ठीक है, 29 मई को। देखिए, मई मंथ की इम्पॉर्टेंट डेज जो होते हैं उसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो कल चैनल पे अपलोड किया गया था। उसमें केवल मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और जो इंपॉर्टेंट डेज की इस बार की थीम है उसको डिस्कस किया गया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज़रूर देखेंगे। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। देखिए, 29 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि 29 मई 1953 को नेपाल के तेंजिंग नार्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। ठीक है, नेपाल ने वर्ष 2008 से इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया, जब महान पर्वतारोही एडमंड हिलेरी का निधन हुआ था। यह दिवस काठमांडू और एवरेस्ट क्षेत्र में विशेष कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। एवरेस्ट पर्वत समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा, लंबाई याद कर लीजिए कितनी है, 8848 मीटर पर्वत है। इसे नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमू लुंगमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 से 29 मई 2020 के मध्य सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था भारत की राजधानी दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार सिद्धांत के साथ प्रवासी श्रमिकों के लिए मिशन शुरू किया है? तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, पॉपुलेशन की दृष्टि से नंबर 1 पर आता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य भारत का है उत्तर प्रदेश। एरिया के मामले में बात की जाए तो राजस्थान और हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और मध्य प्रदेश को मैंने बताया भारत का सेंट्रल स्टेट, भारत का दिल कहा जाता है। सोयाबीन के मामले में नंबर 1 है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की? जैसा कि आपको पता है कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, तो इसका आंसर भी उड़ीसा ही होगा। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, जैसा कि मैंने आपको बताया। और राजस्थान पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पर है। जयपुर है यहाँ की कैपिटल। क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संघ ने विश्व स्टील रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में क्रूड स्टील के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 65%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे और भी वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।